Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your teacher Ms. Farah Jameel. Students, now we are going to start our next topic, economic deprivation of the Muslims in India. Our last topic was basis of the ideology of Pakistan. Now we are going to start our next topic. बच्चों, इस टॉपिक से क्या मुराद है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मौशी महरूमी, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन। बच्चों, जैसा कि हमें हिस्ट्री पता है कि बड़े सगीर पर यानी सब कॉन्टिनेंट पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की और मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के दौर में अंग्रेज़ बड़े सगीर पर काबिज़ हो गए। अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट में आए और पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर दिया। अब बच्चों, मुसलमान और हिंदू दोनों अंग्रेज़ों से निजात चाहते थे, इसलिए उन्होंने मिलकर हिकमत अमली इख्तियार की और 1857 की जंग आज़ादी लड़ी। लेकिन बच्चों, 1857 की जंग आज़ादी ख़त्म हुई तो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। अगरचे हिंदुओं ने भी इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया था, लेकिन वो मुसलमानों को तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार करार देने लगे और ख़ुद बरीउज़्ज़िम्मा हो गए और इस तरह मुसलमानों को इसके संगीन नताइज भुगतने पड़े। तो बच्चों, इसे हम पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट मौजूद हैं। यहाँ तक हम इन 5 पॉइंट्स का मुताला करते हैं। अब बच्चों, पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी जा चुकी और मुसलमानों पर तमाम की तमाम जिम्मेदारी हिंदुओं ने आयद कर दी और ख़ुद बरीउज़्ज़िम्मा हो गए, तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने तासुब और मुस्लिम दुश्मनी के जज्बात के तहत मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों ख़ुसूसन फ़ौज से निकाल दिया और इन पर सरकारी मुलाजमत के दरवाजे भी बंद कर दिए। हालांकि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, लेकिन हिंदुओं के मुकाबले में उन्हें कमतर करार दिया गया और मुसलमानों को मुलाजमतों से भी महरूम कर दिया गया। अब बच्चों, दूसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि मुसलमानों की ना सिर्फ मुलाजमतें छीनी गई, सरकारी मुलाजमतें बिलखसूस उन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया, बल्कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जागीरें भी छीन ली गई और उनकी जायदादें जब्त कर ली गईं। और तो और बच्चों, मुसलमान किसानों को ज़मीनों से भी बेदखल कर दिया गया और उनकी जागीरें और ज़मीनें गैर मुस्लिमों को बतौर इनाम दे दी गईं। मुसलमान मालिक के बजाय नौकर बन गए और जबकि हिंदू जिनकी जायदादें ही नहीं थी वो मुसलमानों की उन जायदादों के मालिक बन गए जो कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी इनाम के तौर पर। अब बच्चों, मुसलमानों की इस हालत को सर सैयद अहमद खान ने किस तरह बयान किया कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुंचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। अब बच्चों, तीसरे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि मुसलमान कारोबार जो करते थे उनके वो कारोबार भी बंद कर दिए गए। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुसूसी कारोबारी मराहत और रियायतें देकर इन्हें अपने साथ मिला लिया और हिंदुओं ने मकामी तिजारत के मैदान में अपनी अजारादारी कायम कर ली और मुसलमान तिजारत पेशा लोग इक्तिसादी बहरान का शिकार हो गए। अब बच्चों, चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि बरतानिया में सन्नती इनकलाब के नतीजे में वहाँ उम्दा और सस्ता माल तैयार होने लगा जो हिंदुस्तान में दरामद किया जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमान की घरेलू सनत जिसकी पैदावारी ज़राए तरक्की याफ्ता ना थे तबाह हो गई। यानी बच्चों, अंग्रेज़ों ने तो उनके पास मशीनरीज़ थी, उन्होंने सनतें कायम की, मशीनरीज़ के ज़रिए वो तमाम अशिया तैयार करना शुरू की जो लोग घरों में दस्तकारी करते थे यानी हाथों से जो काम करते थे और लोगों ने घरेलू सनतें कायम की थी, उनमें से जो पैदावार हासिल होती थी वो हिंदुस्तान में फ़रोख्त की जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन्नती इनकलाब के नतीजे में अपनी पैदावार को हिंदुस्तान में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया तो फिर घरेलू सन्नतों को नुकसान पहुंचा और वो तबाह हो गई और इसके साथ साथ लोग भी बेरोज़गार हो गए।
اب بچوں 5ویں پوائنٹ میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ برطانیہ کی صنعتی اشیاء تو ہندوستان میں آ سکتی تھی، لیکن ہندوستان کی چیزوں کی کھپت نہ برطانیہ میں تھی اور نہ یورپ میں تھی۔ ہندوستان کی بیرونی تجارت متاثر ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، جس میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی۔ اس طرح بچوں مسلمانوں کو ہندوؤں کی سازش کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بچوں ہم اگلے ٹاپک میں 2 نیشن تھیوری پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔